हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्केप। आपका स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ये टॉपिक जो है मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। बेसिकली ये रेस्पिरेशन में आता है। ठीक है, तो देखते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस है क्या? ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है और वो दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। सो इस प्रोसेस को जो है हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। लूजली डिफाइंड इतना ही है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इट इज a process in which one molecule of glucose is converted or partially oxidized into two molecules of क्या बनता है? पाइरुवेट। पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है थ्रू a series of enzyme catalyzed reactions। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत सारे ऑलमोस्ट 10 स्टेप के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। और ये सारे जो रिएक्शंस है ये सारे ये एंजाइम कैटलाइज्ड होते हैं। इनको जो है एंजाइम कैटलाइज करता है रिएक्शंस को। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ग्लाइकोलिसिस। ओके, ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ठीक है, ईएमपी पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमपी पाथवे, ईएमपी स्टैंड्स फॉर एमडेन मेरहॉफ एंड पारनास। तो एमडेन मेरहॉफ एंड पारनास पाथवे इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि ये जो है होता कहाँ है, बेसिकली ऑकर कहाँ पे होता है? तो ये बेसिकली साइटोसोल में होता है, ऑल्सो इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। ठीक है, इट ऑकर्स इन the cytosol of prokaryotes as well as यूकैरियोट्स। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात इसके लिए ये है, इट ऑकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशंस। इट ऑकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशंस। ठीक है, आपको मालूम होगा कि हम लोग जो फर्मेंटेशन पढ़ते हैं, एरोबिक या फिर फर्मेंटेशन या फिर रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है जहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, और एक एनआयरोबिक रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। बट इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस जो है इन दोनों जो प्रोसेसेस हैं, एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक, दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जैसा कि अभी कहा मैंने, इट डजेंट इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहीं पे भी यहाँ पर यूज नहीं होगा इसके सारे स्टेप्स में, या फिर कह सकते हैं इट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। इट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर
किसी भी स्टेज में जो है ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसीलिए ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। ठीक है। ऑल्सो जितने भी एंजाइम्स, जैसा कि मैंने बताया कि 10 स्टेप्स होंगे यहाँ पे, तो 10 एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस है, तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं इनमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे वो भी साइटोसॉल में ही पाया जाता है। ठीक है। ऑल द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन साइटोसॉल। क्लियर है? अब आगे मैंने बताया था कि इट हैज हाउ मेनी स्टेप्स, 10 स्टेप्स इन द प्रोसेस। टोटल 10 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में। ठीक है। इसके अलावा इन 10 स्टेप्स को जो है दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। इट हैज टू फेजेस। ओके, टू फेजेस। फर्स्ट पार्ट इज प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज। इस फेज में क्या होता है कि सेल जो है अपने प्रिपेयर करता है बेसिकली ग्लाइकोलिसिस को ले करने के लिए। बेसिकली इस स्टेप में क्या होगा, इस फेज में बेसिकली सेल जो है प्रिपेयर करता है ग्लाइकोलिसिस के लिए। ठीक है। इसमें जो है एनर्जी इन्वेस्ट होता है, एनर्जी इन्वेस्ट होता है, इसलिए इसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी कहा जाता है। इसमें जो एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, यू एटीपी इज यूटिलाइज्ड। ठीक है। नेक्स्ट जो फेज है उस फेज को हम कहते हैं पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में क्या होता है कि अब यहाँ पर जो है जहां हमने प्रिपेयर कर लिया, सेल ने प्रिपेयर कर लिया ग्लाइकोलाइसिस के लिए, वहां पे एनर्जी इन्वेस्ट किया, अब जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए इस फेज को कहा जाता है एनर्जी जेनरेशन फेज। एनर्जी जेनरेशन फेज। ठीक है। और इस फेज में क्या होगा, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। आई होप क्लियर है। ये कुछ बेसिक बातें थी हमारे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। अब जो है हम लोग बेसिकली प्रोसेस देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये प्रिपरेटरी फेज है। दिस इज द फर्स्ट फेज, और फर्स्ट फेज, फेज वन, विच इज प्रिपरेटरी फेज और एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है। इसमें जो है अराउंड 5 स्टेप्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टेप्स है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है स्टार्ट होता है ग्लूकोज के साथ। फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज विच इज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ पर साइड में उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है। तो ग्लूकोज से पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और इस स्टेप में एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है यूटिलाइज होता है। एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होकर एडीपी फॉर्म होता है। और इस स्टेप को जो एंजाइम कैटलाइज करता है उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, विच यूटिलाइजेज Mg2+ आयन। ठीक है। मेटल आयंस यूज होता है, आपको मालूम है, हमने पढ़ा था जब एंजाइम्स हमने देखा था, तो हमने देखा था कि उसके कोफैक्टर में मेटल आयंस भी यूज होते हैं। तो हेक्सोकाइनेज का मेटल आयन है ये Mg2+। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप दूसरा, ये देखो आप यहाँ पे एक सिंगल डायरेक्शनल एरो दिखेगा फर्स्ट स्टेप में। ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है इट इज नॉट रिवर्सिबल। इट इज नॉट रिवर्सिबल। उसके अलावा ये सेकंड वाला जो है, यहाँ पर आप देखो दोनों साइडेड, डबल साइडेड एरो है, तो दिस इंडिकेट्स इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। तो सेकंड जो स्टेप है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का
फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। बेसिकली ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज, तो ये आइसोमेरेज इसलिए एंजाइम यूज हो रहा है। आइसोमर बेसिकली आपका इंट्रा चेन रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, और फ्रक्टोज बन रहा है। तो सेकंड स्टेप क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ पर एक और फॉस्फेट ऐड होता है, और ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है, एक और एटीपी मॉलिक्यूल से आ रहा है, ठीक है। एक और एटीपी मॉलिक्यूल इस थर्ड स्टेप पे यूटिलाइज होगा, और यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का यूज होगा, फॉर्मेशन होगा, और एंजाइम यूज जो हो रहा है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो थर्ड स्टेप क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्लियर है। एक और ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ, कौन से स्टेप में एटीपी यूज हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता चलता है इस टर्म से, दिस टर्म काइनेज। काइनेज दिख रहा है, काइनेज का मतलब ही ये है कि यहाँ पर एटीपी जो है इन्वॉल्व है। आप यहाँ पर देखो काइनेज है, एटीपी इन्वॉल्व है, यहाँ पर देखो हेक्सोकाइनेज, काइनेज यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसलिए इस स्टेप में भी एटीपी इन्वॉल्व है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही साथ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और दोनों जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। देखो फ्रक्टोज कितना था, 6 कार्बन का था, तो इसीलिए 6 कार्बन अब टूट के 3 कार्बन और 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये 6 कार्बन का, बाकी दोनों 3 कार्बन के। क्लियर है। अब एक यहीं पे एक स्टेप है कि डीएचएपी जो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये जो है आइसोमेरेज की मदद से, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो डीएचएपी है, ये फिर क्या होता है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है फिफ्थ स्टेप है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ प्रिपरेटरी फेज हमें क्या मिल रहा है, एट द एंड ऑफ प्रिपरेटरी फेज हमें मिल रहा है ग्लूकोज का, हमने एक मॉलिक्यूल लिया जो कि 6 कार्बन का था, उससे हमें मिला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट व्हिच इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब फोर्थ स्टेप में जो एंजाइम यूज हो रहा था, उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज, और मेटल आयन जो है वो है जिंक 2+, ठीक है। होप यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक। तो यहाँ तक जो है ये था प्रिपरेटरी फेज, 5 स्टेप का प्रिपरेटरी फेज। इसमें आप देख सकते हो कि स्टेप 1 एंड स्टेप 3 में एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज में हम ये कह सकते हैं 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड। अभी तक कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कुछ फॉर्म हुआ क्या, नहीं हुआ है फॉर्म, राइट। तो प्रिपरेटरी फेज 5 स्टेप का था। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पे ऑफ फेज की तरफ। अब ये पे ऑफ फेज है अगले 5 स्टेप का पे ऑफ फेज, जो कि है सेकेंड फेज, ठीक है। लास्ट स्टेप में हमने देखा था कि ग्लूकोज से क्या बना था, ग्लूकोज से हमें 2,3-GP मिला था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स, और वही आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इंटू ये बता रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, ठीक है। तो ये स्टेप जो है 3 GP से शुरू होता है। तो सबसे पहले जो स्टेप है, जो कि सिक्स्थ स्टेप है, बेसिकली सिक्स्थ स्टेप बोलेंगे हम लोग। तो सिक्स्थ स्टेप में क्या हो रहा है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एक मॉलिक्यूल से एक बनेगा तो दो मॉलिक्यूल से दो बनेंगे, और इस स्टेप में
जो एंजाइम यूज होता है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जहां पर डिहाइड्रोजिनेज यूज हो रहा है वहां पे आप देखोगे कि वहां पर NADH का फॉर्मेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब एक हाइड्रोजन निकल रहा है, बेसिकली एक हाइड्रोजन निकल रहा है। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है तो इसीलिए 2 NAD प्लस है जिससे 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 NADH जो है फॉर्म हो रहा है फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है यहाँ पर? तो सिक्स स्टेप क्या है? 2 × 3 Gp से हमारा 2 × 1 3 BPG बन रहा है। ठीक है, बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये था सिक्स स्टेप। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। ठीक है, और इस स्टेप को जो एंजाइम कैटलाइज करता है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब जहां पर काइनेज आएगा वहां पर एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको मालूम है। तो यहाँ पर बेसिकली एटीपी यूज नहीं होता है, एटीपी फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ADP से 2 ATP फॉर्म हो रहा है। इस स्टेप को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब सबस्ट्रेट ही है, ये एक सबस्ट्रेट है और इसी लेवल पे एट दिस पॉइंट ही डायरेक्ट एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो सेवेंथ स्टेप में क्या हो रहा है कि 2 × 1 3 BPG क्या बना रहा है? 2 × 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बना रहा है। ठीक है, 3 PG बना रहा है। ठीक है, अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेज जो है रीअरेंजमेंट करके 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PG से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 PG बन जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फिनॉल पाइरुवेट में। फॉस्फिनॉल पाइरुवेट PEP। ठीक है, तो इस स्टेप को कैटलाइज करता है एनोलेज। ठीक है, और इस स्टेप में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक सबस्ट्रेट से एक मॉलिक्यूल निकलेगा तो दो सबस्ट्रेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है रिलीज होगा। 2H2O रिलीज्ड फ्रॉम दिस स्टेप। ठीक है, क्या हो रहा है? 2 × 2 PG से क्या हो रहा है? 2 × फॉस्फिनॉल पाइरुवेट बन रहा है। एंड द फाइनल स्टेप फॉस्फिनॉल पाइरुवेट से फिर पाइरुवेट बनता है और इस स्टेप को कैटलाइज कराता है पाइरुवेट काइनेज, जो कि फिर से देख सकते हो आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। मतलब 2 ATP यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है? 2 × PEP। 2 PEP से क्या बनेगा? 2 × पाइरुवेट। ठीक है, तो यहां पर ये था हमारा पे ऑफ फेज। तो पे ऑफ फेज को अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बन रहा है। ठीक है, और लास्ट पहले वाले में जो प्रिपरेटरी फेज था उसमें क्या था? 1 ग्लूकोज से हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। तो अगर इन दोनों स्टेप को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनता है। ठीक है, तो ये था ग्लाइकोलिसिस। अब पे ऑफ फेज में आप देखोगे यहाँ पर कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जनरेशन हो रहा है। यहाँ पर जनरेशन कितने एटीपी का हुआ? 4 ATP जनरेटेड। ठीक है, 4 ATP जनरेट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH इज ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, NADH जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू जो है ATP में कन्वर्ट होता है। और आपको मालूम होगा 1 NADH जो है वो फॉर्म करता है 2.5 ATP मॉलिक्यूल।
ठीक है। और 1 FADH2 या FADH मॉलिक्यूल जो है वो 1.5 ATP प्रोड्यूस करता है। पहले ये डिफरेंट था, ये 3 था और ये 2 था, बट अब जो नया कन्वेंशन है उसमें 1 NADH 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो एटीपी कितना बन रहा है, क्या हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो प्रिपरेटरी फेज की अगर बात की जाए, प्रिपरेटरी फेज, तो इसमें क्या हो रहा था, 2 ATP यूटिलाइज हो रहा था। ठीक है। और अगर पे ऑफ फेज की बात की जाए, पे ऑफ फेज में क्या हो रहा था, 4 ATP generated and 2 NADH generated। ठीक है। अगर NADH को कन्वर्ट करेंगे तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 5 ATP बन जाएगा जेनेरेटेड। ठीक है। तो आप देखोगे पे ऑफ फेज में टोटल कितना जनरेट हो रहा है, टोटल जो है 9 ATP जो है जेनरेट हो रहा है। ठीक है। बट अगर हम लोग अगर सम की बात करें, नेट नेट एटीपी की बात करें, नेट एटीपी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ये जेनरेट हो रहा है, कितना जनरेट हुआ, 9 जनरेट हुआ, बट प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP यूटिलाइज भी हो रहा था, तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 7 ATP आर फॉर्म्ड। नेट एटीपी जो है ग्लाइकोलिसिस से 7 प्रोड्यूस होता है। ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा सब कुछ, कोई इशू नहीं होगी। ठीक है। अब यहां पर जो एंजाइम्स है उसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है। एंजाइम, उस एंजाइम का एक्टिवेटर और उस एंजाइम का इनहिबिटर। एक्टिवेटर क्या होता है कि जो इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और इनहिबिटर जो उसको इनहिबिट कर देगा, उसके फंक्शन को रोक देगा बेसिकली। ठीक है। तो पहला जो एंजाइम है उसको हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज। सबसे पहला एंजाइम था हेक्सोकाइनेज, इसका जो एक्टिवेटर होता है वो होता है एएमपी, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। और इसका जो इनहिबिटर होता है वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। इसको आपको याद करना होगा। नेक्स्ट जो है वो है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज 1। तो इसका जो एक्टिवेटर है वो एएमपी है, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, और साथ ही साथ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है। और इसका जो इनहिबिटर है एटीपी एंड साइट्रेट। ये बोथ जो है इसके इनहिबिटर्स हैं। थर्ड जो मॉलिक्यूल सॉरी एंजाइम जो है वो है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज की अगर एक्टिवेटर की बात की जाए तो इसमें भी एएमपी होगा और साथ ही साथ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है। और अगर इनहिबिटर की बात की जाए तो यहाँ पर एटीपी इनहिबिटर होगा और होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये इसका इनहिबिटर होगा। इसके बाद एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, इनहिबिटर का नाम है आयोडो एसीटेट। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एंजाइम्स और उसके एक्टिवेटर इनहिबिटर के रिलेटेड, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस से मिलते जुलते 2-3 टर्म्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं उनका मतलब क्या होता है। ठीक है। एक होता है, हमने तो ग्लाइकोलिसिस देख लिया यहाँ पर क्या था, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइको
जेनेसिस से आ बेसिकली इसको अगर देखा जाए तो यह है ग्लाइकोजन और जेनेसिस दोनों को मिलके ग्लाइकोजन हो रहा है। ग्लाइकोजन तो आपको मालूम है क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन का प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से एक और है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। एज द नेम से ग्लाइकोजन एंड लाइसिस, टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। इट इज break down of glycogen. This is the process of breakdown of glycogen. ठीक है, इसके अलावा एक और है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है आपका, वो आपका लाइक उसके मोनोमर से बनता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज वगैरह हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये आपका इससे बन रहा है, ये एक अपने आप में शुगर से कार्बोहाइड्रेट है। बट अगर कार्बोहाइड्रेट किसी नॉन शुगर से बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन से बन रहा है, मानो लिपिड से बन रहा है, तो उस प्रोसेस को जो है हम लोग ग्लूकोजेनो सॉरी ग्लूकोजेनेसिस कहेंगे, सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की बात कर ली। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड छोटा छोटा दो टॉपिक है, बेसिकली एनएरोबिक फर्मेंटेशन से रिलेटेड है। आपको मालूम होगा एनएरोबिक फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट या यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, और उसका जो है दो प्रोडक्ट बनता है, एक लैक्टिक एसिड बनता है और दूसरा जो है अल्कोहल बनता है। और ये दोनों जो फर्मेंटेशन है ग्लाइकोलिसिस के बाद ही होगा। अगर ग्लाइकोलिसिस के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनारोबिक फर्मेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, और एनारोबिक फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट है दो है, एक लैक्टिक एसिड है और दूसरा अल्कोहल है। ठीक है, तो अब देखते हैं, छोटा ही सा टॉपिक है, छोड़ो अगले ही स्लाइड में देखते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपका ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट होता है ये ग्लूकोज से। ग्लूकोज से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या फॉर्म हो रहा है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, ये जो दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट है, ये आगे कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, लैक्टिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, अब क्या है कि जैसा कि अभी हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था, इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, 2NADH NAD प्लस मॉलिक्यूल यूज होकर 2NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा था। करेक्ट, साथ ही साथ नेट कितना आ रहा था, नेट एटीपी 4 तो बन रहा था और 2 जो है यूटिलाइज हो जा रहा था। 2 एटीपी जो है नेट फॉर्मेशन हो रहा था एटीपी का। ठीक है, बट इस स्टेप में क्या होता है, पायरुवेट वाले स्टेप में यहाँ पर 2 NADH जो है यूटिलाइज हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और प्रोड्यूस करते हैं 2NAD प्लस। तो ये जो NADH ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हो रहा था, वही NADH जो है यहाँ पर यूटिलाइज हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो NADH से बनने वाले जो ATP थे,
थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो अब नहीं बनेंगे। जो NADH से 5 ATP बनने वाले थे वो तो नहीं बनेंगे ना। तो बचा क्या? ये 2 ATP जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना था, -2 ATP इन द प्रिपरेटरी फेज। तो यही ATP प्रोड्यूस होगा सिर्फ इसमें। ठीक है, तो नेट ATP is equal to 2, which is from ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आ गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है? अब नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेसिकली जो है ईस्ट एंड बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, ईस्ट से ही अल्कोहल बनता है, मालूम होगा आपको। तो ईस्ट एंड बैक्टीरिया में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, इसमें भी जो है ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व होगा। तो स्टार्ट कैसे होगा? ये ग्लूकोज से। ग्लूकोज से बनेगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है? 2 NAD प्लस से 2 NADH प्रोड्यूस होता है, मालूम है। और नेट ATP कितना आ रहा था? नेट ATP 2 ही आ रहा था, 4 - 2। ठीक है ना, 4 जो सबस्ट्रेट लेवल पे फॉर्म हो रहा था और 2 जो यूटिलाइज हो गया था, तो 2 नेट जो है फॉर्म हो रहा था। ठीक है, अब ये जो है पायरुवेट, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, टू पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से पायरुवेट जो है एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है रिलीज हो जाता है। मतलब फ्रॉम इंडिविजुअल पायरुवेट मॉलिक्यूल एक एक कार्बन जो है निकल जाता है। पायरुवेट 3C मॉलिक्यूल होता है, तो एसिटल्डिहाइड कितना? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे जो है एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में with the help of enzyme alcohol dehydrogenase। डिहाइड्रोजनेज यूज हुआ, तो इस स्टेप में क्या होता है? जो NADH है ये यूटिलाइज हो जाता है यहाँ पर, फिर NAD प्लस रिलीज हो जाएगा। तो ये जो NADH है ये वही वाला NADH है जो ग्लाइकोलिसिस में हमने प्रोड्यूस किया था। ठीक है, बेसिकली जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल जो है इथेनॉल है, इथेनॉल। और ये इथेनॉल आपको पता है 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस केस में भी जो नेट ATP है, नेट ATP कितना होगा? 2 ही है, विच इज फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। क्योंकि NADH से प्रोड्यूस होने वाला जो 5 ATP था वो अब नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो नेट ATP जो है 2 जो ग्लाइकोलिसिस से बना था, अब वही इसमें प्रोड्यूस होगा इस स्टेप में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो आपको पता होना चाहिए एनाएरोबिक फर्मेंटेशन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज प्रोड्यूस्ड। इन anaerobic respiration 2 molecules of ATP is produced। ठीक है, आई होप आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो कंटिन्यू करेंगे टॉपिक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।